नमस्ते बच्चों, संस्कृत फॉर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सरस्वती नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 का पहला और दूसरा पाठ संस्कृत वर्ण परिचय और संयुक्त वर्णाः ये दोनों पाठ आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पाठ संस्कृत वर्ण परिचय। संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं वो देखेंगे हम, उसका परिचय। हम अपनी बात दूसरों को कैसे समझाते हैं, बोलकर या लिखकर। लिखने में या बोलने में हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्वर, व्यंजन, ऐसे वर्ण होते हैं हिंदी में। उसी तरह संस्कृत में भी वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं। उसका परिचय हम इस बार करेंगे। शब्द वर्णों से बनते हैं, आइए हम वर्णों को जानें। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें पहले वर्ण परिचय करना पड़ता है, वर्ण परिचय सीखना पड़ता है। चाहे हिंदी भाषा हो, मराठी हो या फिर संस्कृत भाषा हो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो संस्कृत में जिस तरह हिंदी में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी स्वर, व्यंजन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो पहले आपको वर्ण जानना होगे, वर्ण सीखने होंगे। अगर लिखना है तो हमें पहले स्वर, व्यंजन ये सब सीखने होंगे, वर्ण का परिचय करना पड़ेगा। वर्णों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर है, 33 व्यंजन है और 2 आयोगवाह है। आयोगवाह मतलब आप आगे देखेंगे, अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को आयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, जैसे कि रामः के पीछे ये विसर्ग है, उसे कहते हैं विसर्ग, और रामम ये अनुस्वार है, इस तरह उसे कहते हैं अयोगवाह। देखेंगे स्वराह, स्वराह बहुवचन है, ज़्यादा स्वर है इसलिए स्वराह। अगर एक स्वर होता तो स्वरः। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जैसे कि अ, आ, ई। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, या ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व रू, दीर्घ रू, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसे सब मिलाकर 13 स्वर होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे ई, उ, अ, लु और रु ये ह्रस्व है, मतलब छोटे, लघु हम कहते हैं, और ये सब है वो दीर्घ है, बड़े हैं, इस तरह। विशेष लु स्वर का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में होता है। वैदिक शास्त्र जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, वैदिक जो हमें पढ़ना होता है तभी इस लु स्वर का उपयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। अभी व्यंजनानि, व्यंजन ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए व्यंजनानि बहुवचन है। और स्वराह, स्वरः ये पुल्लिंग है, इसलिए स्वराह बहुवचन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से, जैसे कि क है, क में अगर अ लगे तो ही पूरा क बनता है, इसलिए हमेशा व्यंजन है वो स्वर की सहायता से ही बनते हैं। जब तक उनमें स्वर नहीं मिलता
वे आधे रहते हैं और हल चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं, जैसे कि हलंत। क को हम हलंत लगाते हैं। अगर हलंत निकालना हो तो उसे प्लस अ करना है, फिर क में अगर अ या कुछ भी स्वर मिलाया जाए तो ही वो पूरा बनता है। हल चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। संस्कृत में 33 व्यंजन हैं और इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतःस्थः 4 और ऊष्म ऐसे 4, ऐसे 3 भागों में बांटा गया है व्यंजनों को। आगे हम देखेंगे। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन में 25 शब्द होते हैं, 25 अक्षर होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। तो देखेंगे स्पर्श वर्ण। स्पर्श क वर्ण में क का ग्रुप ही होता है हर एक वर्ग में, जैसे कि क ग्रुप है, च वर्ग है, फिर ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सभी वर्गों में 5-5 में, एक वर्ग में 5 ऐसे ग्रुप होते हैं। पांचों का एक समूह है। ऐसे क वर्ग में हमारे हिंदी के अनुसार क ख ग घ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ड़, ऐसे त थ द ध ड, प फ ब भ म। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे जो क है, क हमारे तालु से हम कहते हैं, फिर च है वो जीभ से हम बोलते हैं, ट है वो भी हम मूर्धा, ट को हम मूर्धा से, हमारी जीभ थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है ट बोलते समय उस तरह। और त हम दांतों से बोलते हैं, उसे दंत वर्ण कहते हैं। प हम हमारे ओठों से बोलते हैं, प फ ब भ, ओठों से, इसलिए उनको औष्ठ भी कहते हैं। इसलिए इन सभी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं, क्योंकि वो कुछ वर्ण जैसे कि प फ ब भ है, हम ओठों से बोलते हैं, हम ओठों को स्पर्श करते हैं तब प फ ब भ बोलते हैं। उसी तरह त थ द ध न है, वो हम दांतों के स्पर्श से बोलते हैं। ट ठ ड ढ है, वह हमारी मूर्धा से बोलते हैं। च छ ज झ ये जीभ से बोलते हैं, जीभ से स्पर्श होता है इसलिए बोलते हैं, उससे ये शब्द निकलते हैं। और क ख ग घ ये तालु से निकलते हैं, इसलिए उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब ये सब है, ये 4 है वो अंतःस्थ वर्ण है, य र ल व, और ऊष्म वर्ण है स श स ह। इस तरह हमारे ऊष्म वर्ण और अंतःस्थ वर्ण है। आयोगवाह मैंने आगे भी कहा है, अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवाह है। जैसे कि संस्कृत में जो बिंदु लगा है वो है, फिर अंश हमें ऊपर बिंदु लगा है वो भी अनुस्वार है। और विसर्ग मतलब रामः, रामः के एंडिंग में जो अह का उच्चार हम करते हैं, रामः बालः, वो है विसर्ग। विशेष है, जब व्यंजन में स्वर मिलते हैं तो व्यंजन के हल चिन्ह, जो हम जैसे कि क लिखें तो क को हलंत लगता है, तो इसमें स्वर मिक्स नहीं हुआ है, स्वर मिला नहीं है। पर जब हमें हलंत निकालना हो तो हमें स्वर मिलाकर उसे अलग से क लिखना है, सिर्फ क लिखना है, क्योंकि उसमें स्वर मिल गया है। इस तरह को लोप हो जाता है और उसमें स्वर की मात्रा लग जाती है। जैसे कि क, यहाँ पे देखेंगे क, हमें अगर अकेला क लिखना है, अगर मूल शब्द लिखना है, जैसे कि मूल शब्द क्या है ऐसे पूछा जाए तो हलंत हमें लगाना ही है। क, अभी यहाँ पे क में स्वर है वो मिल गया है, इसलिए यहाँ पे पूरा व्यंजन क स्वरयुक्त, खा, खा, खी, खी, छी, छी, इस तरह इसका अभ्यास कर सकते हैं। संस्कृत में अपने वर्ग के अन्य वर्णों के साथ संयुक्त पंचम वर्ग
को अलग वर्ण के साथ जोड़कर लिखा जाता है, जबकि हिंदी में ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे व्यंजन संस्कृत, व्यंजन हिंदी, हलंत। व्यंजन संस्कृत में देखिए कैसे लिखते हैं और हिंदी में देखिए कैसे लिखते हैं। हलंत संस्कृत में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में ऐसे लिखते हैं। इस तरह इन जो अंत के जो शब्द होते हैं, जैसे कि ये सभी ग्रुप के अंत के शब्द हैं, वो इन्हें जोड़कर ही लिखा जाता है। ज़्यादातर हम संस्कृत में जोड़कर ही लिखते हैं। अभ्यास कार्यम देखेंगे। उचितेन विकल्पे रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो उचित विकल्प से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनमें सभी में 5-5 होते हैं। उन 5 वर्णों को 5-5 वर्ण को मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण हमने आगे भी देखा 13 होते हैं स्वर वर्ण। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, मीन्स एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे कि क ख ग घ आगे। फिर अंतहस्त वर्ण कितने होते हैं? तो य र ल व श, ये अंतहस्त वर्ण है तो 4 होते हैं। दूसरा है व्यंजनानि उचित वर्गेषु लिखत। हमें व्यंजन को उचित वर्गों में अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पे क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और यहाँ पे मंजूषा भी दी गई है, तो देखेंगे हम। तो पहला है म। तो म ये किस वर्ग में आएगा? प फ ब भ म। म इसमें आ रहा है प वर्ग में, क्योंकि पहला वर्ण है वो प वर्ग का है, इसलिए म प वर्ग में आएगा। फिर ट यहाँ पे है, ट वर्ग में ही ट आ सकता है। फिर ड भी ट वर्ग में ही आएगा। फिर घ इस क वर्ग में। फिर प वर्ग में। क वर्ग में। न तथ दध न त वर्ग में। इस तरह आपको छांट के लिखने हैं। ये बहुत आसान है, हिंदी में भी आपने पढ़ा है। इस तरह एक एक वर्ग के क ख ग घ ऐसे च छ ज झ आपको अलग अलग उसी वर्ग में लिखने हैं। तीसरा प्रश्न, उदाहरणानुसार व्यंजने सह स्वरान मेलयेत्। उदाहरण दिया है उस प्रकार हमें व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, प प्लस आ पा। तो ग प्लस ए गे, न बड़ाऊ, न प्लस बड़ाऊ दीर्घ ऊ नु। उसी तरह म प्लस आ मा। फिर त प्लस दीर्घ रू त्रु। क प्लस ई की, छोटी ई, लघु ई, ह्रस्व ई। प प्लस ह्रस्व रू प्रु। उसी तरह ल प्लस छोटा ऊ ह्रस्व ऊ लू। और च प्लस ओ चो। चौथा प्रश्न, उचितम मेलनम कुरुता, हमें मैच करना है। तो अम यहाँ पे दिया गया है, तो अम ये क्या है? तो अम ये अयोगवाह है, अम ये अनुस्वार है, इसलिए अयोगवाह। प क्या है? तो प वर्ग में, च वर्ग में, य कौन से वर्ग में? यह है अंतहस्त वर्ण। यह क्या है? अंतहस्त। ग है क वर्ग में। द तथ दधन, द है त वर्ग में। उसी तरह स है ऊष्म वर्ण, और ये है ड है ट वर्ग में।
पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णेषु स्वरान व्यंजनानि च पृथक कुरुत। अभी हमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है। तो आ क्या है? आ है ये स्वर है, तो आ स्वर में होगा, और ये व्यंजन है, यह क्या है? ये व्यंजन है। तो हमें यहाँ व्यंजन में लिखना है। उसी तरह आ स्वर है, हलंत लगाना है। फिर ध क्या है? ध भी व्यंजन है। उसी तरह उ स्वर है, फिर प व्यंजन, फिर है ई स्वर, फिर त व्यंजन, उसके बाद है ढ व्यंजन, रू स्वर और ऐ भी स्वर। रचनात्मक कार्य क्रिएटिव वर्क उदाहरणानुसार अयोगवाह युक्त शब्दों की तालिका बने। तो अयोगवाह दो होते हैं, एक अनुस्वार होता है और दूसरा विसर्ग होता है। तो हम किसी भी शब्द में अनुस्वार और विसर्ग वाले शब्द लिख सकते हैं, जैसे कि राम है, रामम है, देवः देवम है, माला मालाम है, या फिर कोई भी शब्द ले लीजिए, गृहम है। ऐसे शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हैं। किन्हीं 8 व्यंजनों में सभी स्वर मिलाकर चार्ट बनाइए और कक्षा को सजाइए। आप किसी भी 8 व्यंजन को ले सकते हैं और उसमें स्वर मिलाकर उसके ऊपर से कोई अक्षर बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। इस तरह क्रियाकलाप है क का की कु कु के कई को कौ कम कहा। इस विधि से उच्च स्वर में बोलकर मात्राओं को याद कीजिए। हमें अगर भाषा सीखनी है तो हमें मात्राओं को याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक सूक्ति दी गई है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। मतलब प्रिय वाणी बोलने से, अच्छे बोल बोलने से किसी को भी बुरा नहीं लगता। सभी जो प्राणी मात्र है वो खुश हो जाते हैं। अगर मीठी वाणी किसी की हो, उनके बोल में कोई तीखापन न हो, तो ऐसे व्यक्ति से हर कोई खुश हो जाता है। इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया, मधुर वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। मूल्य परक प्रश्न है, आपका छोटा भाई उदास है और आप उसे डांट देते हैं, ऐसे में उसका व्यवहार कैसा होगा? तो अधिक उदास हो जाएगा। क्या प्रसन्न होगा? नहीं, वो और भी ज़्यादा उदास हो जाएगा। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें उसे खुश करना है। अगर वो पहले से ही उदास है तो उसे और उदास क्यों करना? उसे प्रसन्न करें, उसे खुश करें। ठीक है, उसने कुछ गलती की हो तो डांट सकते हैं, परंतु अगर वो पहले से ही किसी ने उसे डांट दिया है तो आप खुद क्यों डांट रहे हैं? उसे और प्रसन्न कीजिए, क्योंकि वो छोटा है अभी। हमारा दूसरा पार्ट देखेंगे, संयुक्त वर्णाः। जो संयुक्त वर्ण मीन्स स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बनते हैं, देखेंगे। पिछले पाठ में आपने जाना कि शब्द वर्णों से बनते हैं। कुछ शब्दों में 2 व्यंजन वर्णों को मिलाकर लिखा जाता है। पाठ में हम ऐसे वर्णों को जानेंगे। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें 2 व्यंजन होते हैं और एक स्वर मिलाकर बनाया जाते हैं, देखेंगे। जब व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तो संयुक्त वर्ण बनता है। जैसे कि यहाँ पे 2 व्यंजन है और एक स्वर है, तो संयुक्त स्वर क्या है? ये सब संयुक्त स्वर है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ध्य, ये सब संयुक्त वर्ण है। मतलब 2 व्यंजन और एक स्वर मिलाकर जो कुछ बनता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। देखेंगे संस्कृत में क्ष वर्ण नहीं होता, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे कि क और षटकोण का श और अ स्वर मिलाकर क्ष बनता है। जैसे कि उसके ऊपर से शब्द है वृक्ष, क्षीण, क्षेत्र, क्षमता, कक्ष।
त और र मिलाकर त्र बनता है और अ मिलाया जाए तो त्र बनता है। जैसे कि त्रस्त, त्रुटि, त्रिभुज, मित्र, शत्रु, क्षत्रिय। उसी तरह ज और य मिलाकर य बनता है, जैसे कि ज्ञान, संज्ञा या आज्ञा, प्रज्ञा, विज्ञान, इस तरह। फिर श और र प्लस अ स्वर मिलाने से श्र बनता है। श्रमिक, श्रवण, विश्राम, मिश्रण। फिर द और य मिलाने के बाद द्य बनता है, जैसे कि विद्यालय, उद्यम, द्युति, द्यो, यद्यपि, विद्या। फिर द और ध मिलाने से ध बनता है, योद्धा, क्रुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, श्रद्धा। द व और स्वर अ मिलाने से द्व बनता है, विद्वान, द्वार, द्वीप, द्वेष, द्वितीय। इस तरह इन सभी वर्णों को कहते हैं संयुक्त वर्ण। अब हम वर्ण विच्छेद देखेंगे। प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। इन वर्णों को अलग अलग करने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करने पर अंत में जो स्वर आता है उसी से वह शब्द अकारांत, ईकारांत, उकारांत आदि कहलाता है। अंत में यदि व्यंजन हो तो शब्द व्यंजनांत या हलंत कहलाता है। जैसे कि हम वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कनक दिया गया है तो क है। हमने पहले जाना कि अगर व्यंजन में अगर अ स्वर मिलाया न जाए, अ या अ कोई भी स्वर मिलाया न जाए तो वो हलंत वाले होते हैं, हलंत लगाए जाते हैं। पर अभी यहाँ पे क है, इसमें हलंत नहीं है, इसलिए इसमें क अ मिलाया हुआ है, इसलिए हमें वर्ण विच्छेद करना है, वर्णों को अलग अलग करना है। तो देखेंगे क, तो क प्लस अ क। न, कनक का हमें वर्ण विच्छेद करना है तो न प्लस अ न, और कनक क प्लस क, कनक। इस तरह हमारा अकारांत, क्योंकि अंत में अ आ गया है इसलिए अकारांत हो गया है। उसके बाद सरिता, तो स, पहले हम स लेंगे पूरे वर्ण का, तो स प्लस अ स, री, तो र प्लस ई, री। उसके बाद ता, त प्लस आ, ता। अंत में क्या है, आ है, इसलिए उसे आकारांत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पति दिया है तो पहले प का करेंगे वर्ण विच्छेद, तो प प्लस अ प, और ती है तो त प्लस ई, ती। यहाँ पे अंत में ई आया है इसलिए ये ईकारांत है। उसी तरह नदी, नदी का लेंगे तो पहले न, तो न प्लस अ न, और दी, नदी, दीर्घ ई, ईकारांत। फिर पशु, पशु, उकारांत, अंत में उ आ रहा है इसलिए उकारांत। उसी तरह वधू, वधू, क्योंकि यहाँ पे बड़ा उ है इसलिए धू, उ बड़ा उ। दीर्घ उ। फिर दातृ, त्रु है, मातृ, रुकारांत, अंत में रु है। उसी तरह हस्तीन, अभी व्यंजन है क्योंकि न को यहाँ पे हलंत दिया गया है। जब हम हलंत देते हैं तो उसमें स्वर मिला हुआ नहीं होता, इसलिए हलंत है, इसलिए ये व्यंजनांत है, मीन्स हलंत है इसलिए व्यंजन है। न क्या है तो व्यंजन है, इसमें स्वर मिला ही नहीं है इसलिए व्यंजनांत या हलंत कहेंगे, इस तरह। और यहाँ पे हस्तीन कैसे हुआ, तो ह पूरा है यहाँ पे इसलिए ह प्लस अ ह, पर यहाँ पे स है वो सिर्फ आधा है इसलिए हमें आधे स का अ या ई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आधा है। स है वो पूरा लिखा हुआ नहीं है, हाफ है, इसलिए हमें जब भी कोई भी वर्ण है वो व्यंजन हो
तो कोई भी वर्ण अगर आधा लिखा हो तो उसमें स्वर ही मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ स आ गया। और त, तीन, त ये हमारा पूरा है, पर हम जब बोलते हैं, उच्चार करते तो हस्तीन, त के बाद ई आ रहा है, हस्तीन ई। और न को तो हलंत है, इसलिए इसमें स्वर जुड़ा ही नहीं है, इसलिए ये व्यंजनांत है, हस्तीन। अभी देखेंगे वर्ण संयोजन। वर्ण का संयोजन, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की विधि को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे कि हमें वर्ण विच्छेद दिया गया होगा, हमें उसे मिलाकर एक शब्द बनाना है, तो उदाहरण, देखिए, उसके बाद निर्मित, उसी तरह शब्द, फिर है पुस्तकम, फिर है भूपति, उसके बाद लेखनी। इस तरह हमें जो वर्ण विच्छेद हमने किया है उसे जोड़ के बनाने में वर्ण संयोजन कहते हैं। उसे मिलाना है, हमें वो मिक्स करना है, मिला देना है और एक शब्द बनाना है, उसे कहते हैं वर्ण संयोजन, वर्ण संयोग। अभ्यास कार्यम देखेंगे। उदाहरणानुसारेण संयुक्त अक्षरैः नवीनाः शब्दाः लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार संयुक्त अक्षरों से नवीन शब्द हमें लिखने हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है ध्य, ध्यान, अध्याय, संध्या। तो उसी तरह ज्ञ का हमने बनाया है यज्ञ, अज्ञान और अज्ञात। उसके बाद द्व के लिए द्वितीय, द्विपक्षीय और द्वारपाल। फिर है श्र मतलब श्रोता, श्रीमंत और श्रावण। उसी तरह क्ष के लिए हमें क्षमा, क्षत्रिय और क्षेत्रफल। ऐसे नए नए शब्द हमने बनाए हैं। त्र के लिए छात्र, त्रिशूल और त्रिपुरा। इस तरह नए शब्द हैं, नवीन शब्दाः हमने यहाँ पे लिखे हैं। आगे का प्रश्न है वर्ण विच्छेदम कुरुत। वर्ण विच्छेद करना है, मीन्स वर्णों को अलग अलग करना है। तो पहला शब्द है नासिका। तो ना मतलब न प्लस आ, सी स प्लस ई, क प्लस आ, नासिका। उसी तरह कंदुकम। तो क प्लस अ, न आधा है यहाँ पे, इसलिए सिर्फ न। द प्लस उ, और उ है वो हर्षव है, इसलिए यहाँ पे। फिर कम, म को हलंत लगा है, इसलिए म के साथ कोई स्वर नहीं लगेगा, कम। क प्लस अ और प्लस म। उसी तरह तीसरा वर्ड है चक्रम। तो चक्रम के लिए पहले च लेंगे, तो च प्लस अ, च। क्र आधा है, क है वो आधा है। जब हम उच्चार करते हैं तो क्रम, पहले क आ रहा है, फिर र आ रहा है, फिर अ आ रहा है, इसलिए क्र। फिर म को हलंत लगा है, इसलिए म के साथ कोई स्वर नहीं जुड़ेगा। फिर है विभाजित। विभाजित के लिए वी ह्रस्व स्वर है, इसलिए व प्लस ई। फिर भ प्लस आ, जी भी ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व ई है, इसलिए जी के लिए ज प्लस ई। और त पूरा है, इसलिए त प्लस आ, अ। उसी तरह प्रयोग। जब हम प्रयोग का उच्चार करते हैं, प्र का उच्चार करते हैं, तो पहले प आता है, फिर र आता है, फिर अ, प्र। इस तरह प्र। योग के लिए य प्लस ओ और ग के लिए ग प्लस अ। अब तीसरा प्रश्न है वर्ण संयोजन कुरुत, मतलब वर्ण संयोजन करना है।
वर्णों को मिला देना है, वर्णों को अलग नहीं करना। वर्ण विच्छेद में मतलब वर्णों को अलग अलग करना है, और वर्ण संयोजन मतलब वर्ण को जोड़ देना है। तो अभी यहाँ पे वर्णों को जोड़ने के बाद सैनिक, ऐसा यहाँ पे उत्तर आ रहा है। फिर है मक्षिका मतलब मक्खी। फिर है पुष्पम, और फिर है हिमालय। यहाँ पे अ के साथ विसर्ग है, इसलिए हमें हिमालय लगाना है। फिर है वाटिका, यहाँ पे वाटिका मतलब बगीचा। उसके बाद का प्रश्न है चौथा, मंजूषायां प्रदत्तान संयुक्त व्यंजन युक्तान शब्दान चित्वा लिखत। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ज्ञ, श्र, द्व, ध, त्र, द्य, ऐसे शब्द होते हैं, वो संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है पवित्र, ये भी संयुक्त है। यहाँ पे पवित्र, ये त्र संयुक्त व्यंजन है। फिर राजन में कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है। उसके बाद कृपा है, तो कृपा में भी कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है। उसी तरह श्रवण है, श्रवण में श्र ये संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद आम्रम, आम्रम में कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है। द्वीप, द्वीप में द्व है, वो संयुक्त है। पुस्तकम में कोई नहीं है। शुद्ध, ध ये संयुक्त व्यंजन है। नयनम नहीं, संयुक्त व्यंजन नहीं है। फिर शत्रु में त्र है, वो संयुक्त व्यंजन है। प्रसन्न संयुक्त व्यंजन नहीं है। उद्योग में द्य, द्य ये संयुक्त व्यंजन है। पृथ्वी नहीं। अक्षर क्ष है, वो संयुक्त व्यंजन है। मार्गम संयुक्त व्यंजन नहीं है। वही ज्ञान, ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थाने मंजूषात पूर्यत। अभी रिक्त स्थान किससे पूर्ण कर रहे हैं, तो मंजूषा दी गई है, उसमें से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। देखेंगे पहला प्रश्न, दो व्यंजनों को मिलाने पर क्या बनता है। तो दो व्यंजनों को मिलाने पर संयुक्त व्यंजन बनता है। उसके बाद ख, वर्णों को अलग अलग करने को क्या कहते, तो वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। उसी तरह तीसरा प्रश्न है ज प्लस य को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। किस संयुक्त व्यंजन का, तो ज्ञ का उदाहरण है। घ, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने को वर्ण संयोग कहते हैं या वर्ण संयोजन कहते हैं। यहाँ पे संयोग है, इसलिए हम संयोग लिखेंगे, या संयोजन भी लिख सकते हैं। फिर है अ से अंत होने वाले शब्द, तो अ से अंत वाले शब्द होते हैं अकारांत। उसके बाद का प्रश्न है व्यंजन से समाप्त होने वाले शब्द कौन से, तो व्यंजनांत। व्यंजन अंत, जिसका अंत व्यंजन से हो उसे व्यंजनांत कहते हैं। उसके बाद है रचनात्मक कार्य। 5 फूलों, फलों, पशुओं और पक्षियों के नाम लिख कर उनके चित्र बनाइए और वर्ण विच्छेद कीजिए। ऐसे 5 फूल, पशु के और पक्षियों के नाम लिखने हैं, और वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करके उसके नाम लिखने हैं। दूसरा कार्य है अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के नाम लिखिए, उनका वर्ण विच्छेद कीजिए और उन्हें अकारांत आदि वर्णों में बांटिए। मतलब हमारी कक्षा में जितने विद्यार्थी होंगे उसके नाम लिखने हैं, उनके वर्णों को अलग अलग करना है, वर्ण विच्छेद करना है, और वो अकारांत है कि आकारांत है उन्हें अलग करने हैं। क्रियाकलाप देखेंगे। वर्ग पहली में से श्र, क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन युक्त शब्द छांटिए और उन्हें लिखिए। तो देखेंगे संयुक्त व्यंजन के कौन कौन से शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि क्षमता, यहाँ पे क्षमता है। फिर ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान है। क्षमता, ज्ञान। फिर विश्राम है, यहाँ पे विश्राम। फिर
त्रुटि है, और फिर है क्षेत्र है, फिर वृक्ष है, फिर है प्रज्ञा है, आज्ञा, फिर त्रिभुज है, श्रव है। इस तरह आप ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हैं। यहाँ पर एक सूक्ति दी गई है, सूक्ति ही लक्ष्मी ही विनय भूषणम, जिसका अर्थ है धनवान व्यक्ति नम्रता से ही सुशोभित होता है। मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, श्रीमंत धनवान व्यक्ति, वो नम्र ही होता है। वो कभी भी अपने में धनवान हो इस तरह उसका अभिमानी होता नहीं है। वो व्यक्ति वो हमेशा नम्र होता है और कभी दिखावा करता नहीं है। यहाँ पर एक प्रश्न है, यदि आपको बहुत सारे पैसे मिल जाए तो आप क्या करेंगे? किसी की मदद करेंगे या सारे पैसे खर्च कर देंगे? अगर आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे की तरह वर्तन करते हो, तो आप क्या करेंगे? किसी की मदद करेंगे। किसी गरीब या किसी साधे सीधे भोले इंसान की आप मदद कर सकते हैं। इस तरह अगर आप सारे पैसे खर्च कर देंगे तो वो किसी के काम नहीं आएगा, और जो पैसे मिले हैं उसकी वैल्यू, उसकी कीमत आप नहीं जान पाएंगे। इस तरह आप अगर किसी की मदद करेंगे तो हमेशा आपको वो याद करेगा व्यक्ति। इस तरह कभी भी किसी को मदद करना सबसे अच्छा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक